अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास जारी है और इस बार पाकिस्तान मरकज़े निगाह है। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात दुनिया की तवज्जो का महवर बनी हुई है, जबकि इत्तलात ये भी हैं कि सिपा सालार की भी शिरकत इसमें एक्सपेक्टेड है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ रस्मी है या खित्ते की तकदीर बदलने वाली पेशरफ्त का आगाज़ है। जबकि अमरीकी सदर ने मुस्लिम और अरब रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गज़ा के लिए 21 नुकाती अमन मंसूबा भी पेश कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में गज़ा से मुतालिक ब्रेक थ्रू का ऐलान मुतवक्के है। मुस्लिम रहनुमाओं ने गज़ा की तामीर नौ के जामे मंसूबे की हिमायत की है, मगर क्या सिर्फ तामीर नौ का यह मंसूबा काफ़ी होगा या सबसे पहले इसराइली जारहियत को रोकने की अमली ज़मानत भी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्ते फाश दी और भारत का घुमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें किस तरह से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान ने मार्का हक में दुनिया को ये मैसेज दिया है और ये याद दहानी कराई है कि पाकिस्तान अमन तो ज़रूर चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदों की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे का खैर मकदम किया है। ईरानी सदर का यह कहना है कि पाक सऊदिया जो माहिदा है ये खित्ते में सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन की इब्तदा है, नुक्ता आगाज़ है। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान सऊदिया माहिदे पर अमरीका आखिर खामोश क्यों है? आखिर ये खामोशी कितनी मानी खेज़ है? इन्हीं तमाम मामलात पर और इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज की गुफ्तगू का, आज के डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। सईदा आबिदा हुसैन साहिबा एक्स एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और अंजा साकिब साहिबा जो आईआर एक्सपर्ट हैं, वो भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगी। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सऊदीया के साथ मुआहिदा हो जाना ऐसे वक्त में मुआहिदा हुआ जबकि कतर पे अटैक किया इसराइल ने, वो जगह जो कि अमेरिका बहुत बड़ा एलाय था कतर का, और ऐसा लग रहा था कि अगर कतर पे हमला होगा तो सबसे पहले अमेरिका की फ़ौज जो वहाँ पे मौजूद है वो डिफेंड करेगी, लेकिन वो नाकाम रही। अब सऊदीया पाकिस्तान का एक मुआहिदा होता है, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, उसमें खिताब और फिर ये मुलाकातें। सर, आप किस तरह से इसको देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में पिछले 4 महीने में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है और उस बैकग्राउंड को मद्देनजर बड़ा जरूरी है। 3 इस्लामिक मुल्क पर अटैक किया गया, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान, और अगर गौर से देखें जो वेस्ट एशिया है और साउथ एशिया, इसके फ्लैंक्स पे 2 गुंडे हैं। एक नेतन्याहू है वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में मोदी, और इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक बड़ी डिलिबरेट अटेम्प्ट की गई रजीम चेंज की पाकिस्तान में भी, ताकि क्योस क्रिएट हो, फिर ईरान पे और उसके बाद कतर पे। उसमें आई थिंक जो बिनान मरसूस है या मार्का हक का बड़ा मेजर रोल है इसमें, जो लीडरशिप थी हमारी और जिस तरीके से फाइट किया, जिसका आपने जिक्र भी किया इंट्रो में। उसके बाद चीजें बहुत बदली हैं। भारत का स्टेचर कम हुआ है। पाकिस्तान इज नाउ अपीयर्ड एज अ कंपेटिटर, एज अ पीयर कंपेटिटर एंड अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और मेरे ख्याल में सऊदी लेट्स से वलीअहद हो या किंग हो या अभी ईरानी प्रेसिडेंट और हमारी लीडरशिप, आई थिंक हमसे ज्यादा नॉलेज है उनको भी, जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं, और उसके अंदर डेफिनेटली देयर इज सम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो वो देख रहे हैं। पूरी दुनिया इसको देख रही है। ट्रंप की मजबूरी ये हुई है कि इजराइल ने जब उसकी बात नहीं मानी और कतर पे हमला किया, जिसमें कनाइमस भी हो सकती है, मे बी दे वर ट्राइंग टू टेस्ट इनका रिस्पांस जो आया है उसमें अमेरिकन क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा धक्का लगा है, और मे बी दे वुड लाइक टू नाउ नॉर्मलाइज रिलेशनशिप। अभी जो मुलाकात हुई है जो बड़े इस्लामी ममालिक के सरबान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, ये भी आई थिंक फलस्तीन से और खित्ते की सूरत हाल से रिलेटेड है। तो चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल। अमेरिका चाहे ना चाहे, नाउ पाकिस्तान इज अ नेसेसिटी जिसको उसने एंगेज रखना। अफगानिस्तान में भी बगराम एयर बेस लेने की बात कर रहा है अमेरिका, तो साफ ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट खत्म तो नहीं हुआ। तो ये कहना जी कि अभी उनका इंटरेस्ट नहीं है, आई थिंक इंटरेस्ट हैज नाउ इंक्रीज, और पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज पिवटल पोजीशन अल्लाह के फजल से। और किस तरीके से डिप्लोमेसी ने हमारी इसको सेंटर स्टेज पे लेके गई है, लीडरशिप मिलिटरीली और इंशाल्लाह इकोनॉमिकली भी चीजें बेहतर होंगी। मेरे ख्याल में वी शुड पे हीड टू इरानियन प्रेसिडेंट, वी शुड पे हीड टू व्हाट सऊदी अरेबिया सेड एज अ गवर्नमेंट, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है। बाकी कमेंट्री होती रहेगी उस पर। शाहिद कयानी साहब साबिक सफीर, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कयानी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर आपने सुनी, गुफ्तगू सुनी, फिर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से उनकी मुलाकात हुई, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होने जा रही है, सिपा सालार भी मौजूद होंगे। सर, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त बना हुआ है, और अगर हम बात करें तो ये कहना यकीनन गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में
ایک محور بنا ہوا ہے, تمام توجہ کا محور بنا ہوا ہے, اور تمام نظریں آج کی ملاقات پہ بھی ہیں. سر, کیا یہ ملاقات معمولی ملاقات ہوگی یا ایک غیر معمولی ملاقات ہے؟ یہ جی غیر معمولی ملاقات ہے, یہ عام ملاقات نہیں ہے. ہر لیڈر کو صدر اپنے جو ہیں ٹرمپ, وہ نہیں اپنے ویلکم کرتے اپنے وائٹ ہاؤس میں, یہ بتا دوں آپ کو. جی سر. میں اس کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں. ایک تو یہ کہ پاکستانی لیڈرشپ نے, ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت میچورٹی دکھائی ہے, جو دکھانی چاہیے لیڈروں کو. پہلگام کے جنگ کے بعد ہم نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں جی, امریکہ نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا کہ دو ملک جو جن کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں ان کی جنگ بند کروائی. ہم نے ایکسپٹ کیا, ایکنالج کیا, یہ میچورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آج انڈیا ڈینائی کرتا رہا. دوسری بات ہے, جو جنگ آپ نے جیتی وہ 4 دن کی جو تھی, وہ اس کے اندر پاکستان کی ایک جگہ بنی امپورٹنٹ. تیسری چیز, آپ نے تین ملکوں کے اندر اپنے ڈیلیگیشن بھیجی, اس میں بلاول بھٹو صاحب نے لے کر گئے. وہ اس میں امریکہ تھا, پھر برطانیہ, پھر یورپین یونین. یہاں پر جو ان کی انٹریکشن ہوئی, جو اپنی کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ اور تھنک ٹینکس کے ساتھ, اس میں کہتے ہیں بیٹل آف نیریٹیوز. بیٹل آف نیریٹیوز ہماری تھی کہ اور سچائی پر بیس تھی, جبکہ ہندوستان نے بھی اسی طرح ڈیلیگیشن بھیجی کئی ملکوں کے اندر, انہوں نے ان کی جو نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. گلوبل ملک جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملک سچ بول رہا ہے, کیا میچورٹی دکھا رہا ہے کہ نہیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ. پھر ابھی آپ کے جو اپنے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفینس پیکٹ کیا ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ کوانٹم جمپ ہے. پاکستان کی ریلیشن شپ سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز اور باقی ممالک یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اور ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا سعودی عربیہ میں, پاکستان کے ساتھ کیوں کیا. تو ہمارا یہاں پر ایک امیج, ایک جسے کہتے ہیں ایک فارن پالیسی کانٹیکسٹ میں ایک لینڈ مارک ہے. یہ ظاہر ہے کوئی ایک دن سے تو نہیں ہوا, کئی سالوں سے چل رہا ہوگا, ایگریمنٹ سائن کرنی ہوگی. لیکن ظاہر ہے یہ جب اب قطر کے اوپر حملہ ہوا اسرائیل کا, اس کے اوپر وہ امریکہ کی سب سے بڑی بیس وہاں پر ہے, اور امریکہ نے کچھ نہیں کیا. تو باقی ملک جو ہیں, جو بھی تو ان کے الائز ہیں امریکہ کی, جتنی گلف کنٹریز ہیں, انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار ہمارا بنے گا کیا. تو ایسے ملک سے کیوں نہ ایک ایگریمنٹ کر لیں, اس سے بات کر لیں. جنگ کی بات کوئی نہیں ہو رہی. جب آپ کے پاس ڈیٹرنٹ ہوتا ہے نا, ایگریمنٹ ہو جاتی ہے, پھر دوسرے ملک 10 دفعہ سوچتے ہیں اٹیک کرنے سے پہلے. تو یہ پاکستان کی اہمیت گلوبلی بڑی ہے, ریجنلی بڑی ہے, اور آپ یہ اپنے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی یہ بڑی کامیابی ہے. یہ صحیح. ٹھیک ہے, انزا صاحبہ بھی آ چکی ہیں ہمارے ساتھ. انزا صاحبہ, آپ سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. پہلے اس ملاقات کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جو آج ہونے جا رہی ہے؟ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات؟ پاکستان جو کہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, اور یہ توجہ اور یہ مرکز بننا اس نے میرے خیال میں گین کیا ہے. مارکہ حق کی کامیابی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہمارا, پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے, ایران بھی خیر مقدم کر رہا ہے. آج کی ملاقات میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, کیا بات چیت ہونے جا رہی ہے, اور امریکہ اتنا زیادہ پاکستان کو کیوں سراہ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں ضرور یہ کہوں گی کہ ایک امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کے لیے نا جی یہ اپرچونٹیز بھی ہیں یہاں, اور کچھ ریڈ لائنز بھی ہیں. اپرچونٹیز کس فارم میں ہو سکتی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا آبویسلی اب انٹرسٹ دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف ڈیولپ ہونا, پہلے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر سے ملنا. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان نے مارکہ حق کے بعد اپنی ملٹری مائٹ کو واپس سے اور ایز اے ریجنل پاور دوبارہ سے اسٹیبلش کیا ہے کہ پیس پروسیس میں اور ڈیٹرنس کریٹ کرنے میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے. پچھلے 20 سال سے ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں اور سکسیسفلی ہم نے اس میں اچیومنٹس کی ہیں. لیکن جو دیگر انٹرسٹ ہے نا جی ٹرمپ کا, بینگ بزنس اورینٹیڈ, تو وہ ٹریڈ کی طرف بھی, اور ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ ایک ریوارڈ ان کے فارم کی ان کی طرف سے ایک فارم میں آ گیا ہے کہ جہاں انہوں نے انڈیا کو ایک طرح سے پنش کرنا تھا رشیا کے ساتھ انرجی میں ہونے کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیرف میں بھی ایک ریلیف ملا ہے. پھر جی انٹرسٹ ہے منرلز اور مائننگ کی طرف, کرپٹو کی طرف. اب
फिर मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना और एक बैलेंसिंग एक्ट रखना। तो आई थिंक आज की जो मीटिंग होगी ना, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कॉन्क्रीट हम इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक स्पेस की तरफ भी जा सकते हैं, जहां ये पैकेज सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं मगर इकोनॉमिक पैकेज भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने जी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है ना, वो ये कि इस तरह का हाई लेवल एक्सेस जो होता है जब इस्लामाबाद पे एक डिप्लोमेटिक वेट पड़ता है इतने ईयर्स के बाद, तो पाकिस्तान के पास 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग चिप्स हैं। सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान, क्योंकि देखें जो यूएस का इंटरेस्ट है बगराम एयर बेस में, ऑब्वियसली जो चाइनीज प्रॉक्सिमिटी है उस बेस के साथ, वहां पे भी एक यूएस का इंटरेस्ट होगा, और ऑब्वियसली इतना ज्यादा वो फोर्सेस दोबारा वहां डिप्लॉय करना, क्या वो इस पॉइंट इन टाइम में वो अफोर्ड करना, पाकिस्तान कैन बी अ ग्रेट एलाई इन फाइटिंग दैट कॉज एज वेल। लेकिन हमें ये भी रियलाइज करना है कि हमने अब प्रॉक्सी किसी की नहीं बनना, तो उसके लिए अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को भी इनेबल करना है। और उसके साथ साथ एक और बार्गेनिंग चिप ऑब्वियसली गजा और रीजनल सिक्योरिटी वाला जो मामला है, अब स्पेशली आफ्टर जो हमने सऊदी ये पैक्ट जो साइन किया है, आई थिंक ये अगेन गल्फ और अरब स्टेट्स के अंदर डिप्लोमेटिक ब्लॉक्स को एक नया रुख देता है, बिकॉज ये जो यूएस की मीटिंग जब ये एक पैरेलल आउटरीच हो रही है अरब लीडर्स की ऑन गजा, तो पाकिस्तान इज सिटिंग एट 2 वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स। तो ये दोनों जगह पे एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी डिसीजन मेकिंग के अंदर है, और दूसरी तरफ से ये भी एक्सपोज कर सकता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है ट्रंप को, कि क्या वो डिप्लोमेटिक लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, फंडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कोई रिलीफ पैकेजेस की तरफ जाना चाहते हैं, अगर इवन गजा वाला मामला सॉल्व करना है। अच्छा, जिस तरह से आप बात करी है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज एट 3 टेबल साइमल्टेनियसली। ब्रिगेडियर साहब, तीसरी टेबल है चाइना के साथ भी। हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं पाकिस्तान के, अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। ये दोनों 2 डिफरेंट साइड्स हैं, 2 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अब फैसला हमें ये भी करना है, और आपसे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि कौन सा ब्लॉक हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी डेड हो चुकी है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद कहाँ है? आई थिंक इसमें माइकल कुगलमैन ने आज शायद बात की है कि पाकिस्तान इज दैट वेरी आपके मुझसे कहा गोल्डन एरा ऑफ डिप्लोमेसी में दाखिल हो गया है, और साउथ एशिया में ये डिस्कशन हो रही है क्या वजह है। आई थिंक पाकिस्तान ने बड़े ऐसे तरीके से डिप्लोमेटिक कार्ड्स खेले हैं। We have already declared we are not part of any bloc politics. I think that should be very clear. तो दुनिया में डेफिनेटली पावर शिफ्ट है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और चाइना इज द इमर्जिंग पावर। पाक चाइना रिलेशनशिप अगर आपने देखी है तो इसी क्लैश को देखें जो भारत के साथ हुआ, जिसमें चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, उसके बाद चाइना की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट आई है, एससीओ में हमारा अपना एक रोल है। आई डोंट थिंक सो वी शुड बी लुकिंग एट बेसिकली एंटरिंग एनी ब्लॉक, और ये शायद पॉलिसी भी है। चाइना के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, यूएस के साथ आपका डायस्पोरा है, आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। गोल्डन एरा ऑफ डिप्लोमेसी की बात की, आपको लगता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि बार्गेनिंग शिप कर सके? जी देखिए, हर मुल्क करेगा बार्गेनिंग चिप, जिसके पास जो कार्ड्स हैं उसको करके अपना नेशनल इंटरेस्ट आपने आगे बढ़ाना है। तो इसमें चाइनीज जो सीपेक 2 लॉन्च होने की बात हो रही है, शायद प्रेसिडेंट शी इस साल या अगले साल के स्टार्ट में विजिट भी करें। इसी तरीके से जो अमेरिका है उसके साथ, जिसका मैंने जिक्र किया, मल्टी डायमेंशनल हमारी रिलेशनशिप है। आपका तकरीबन 1 मिलियन के पास तो डायस्पोरा है वहाँ पे, जो रेमिटेंसेस भेजता है, दे आर इन्वेस्टर्स आल्सो। इस तरीके से टेक्नोलॉजी है, फिर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, इस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एड है, और मिडिल ईस्ट में भी जो रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली उसमें अमेरिका की भी एक नॉड होगी। फिर फलस्तीन के लिए शायद जो फोर्स तैयार हो रही है, टास्क फोर्स, उसमें भी पाकिस्तान का कोई मेजर रोल होगा। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फलस्तीन की बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान नाउ डेज। अब देखना ये है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान किस तरह से अवेल करता है। एक गोल्डन एरा ऑफ डिप्लोमेसी में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, और देखना ये है कि मुल्क के लिए कितना ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और कयानी साहब से इस पर राय लेंगे हम ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर ने मुस्लिम और अरब रहनुमाओं को मशरिक़ वुस्ता और गज़ा के लिए 21 नुकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया है, और ये भी खबर आ रही है शाहिद कयानी साहब के आइंदा चंद रोज़ में गज़ा के हवाले से एक ब्रेक थ्रू का ऐलान मुतवक्के है। सर, आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से नेतन्याहू ने खिताब भी करना है, इससे पहले ट्रंप ने भी खिताब किया, हॉस्टेजेस की बड़ी बातें की, लेकिन गज़ा के जो मज़लूम लोग हैं उनकी कोई भी बात उन्होंने नहीं की। दूसरी तरफ वो अमन का जो नोबेल इनाम है उसके ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। तो गज़ा की सिचुएशन पे क्या कहेंगे आप सर? देखिए जी, जब से मैं ये देख रहा हूँ कि जी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने पे
ایک لائن لگ گئی ہے. بڑے بڑے ملک، برطانیہ جیسا ملک، برطانیہ تو خیر سب سے امپورٹنٹ تھا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو آٹومن یہ جو تھے ان کو جب ہار ہوئی تو اس وقت لیگ آف نیشنز نے ان کو دے دیا تھا علاقہ کہ جی آپ اس کو مانیٹر کریں، اس کو خیال کریں اس کا. انہوں نے اٹھا کے بالفور ڈکلیریشن پہ ان کو پکڑا دیا کہ جوز کو، یہودیوں کو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کے حق نہیں مارے جائیں گے. جی سب سے پہلے تو حق مارا گیا. اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی فلسطین کو تسلیم کر لیا تو جو غازہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے فلسطینی، ان پر کیا اس کا اثر ہے؟ زیرو. وہ تو کہتے ہیں جی جنگ بند کریں تاکہ ہم بچیں. جی بالکل. یہاں پر کہتے ہیں جی فوڈ کو کھانا نہیں پہنچا رہے، مار رہے ہیں ان کو. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ غازہ کے اندر جنگ بند ہو. میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب ان کو ملیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو میری آپ یاد رکھیے گا کہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی سنیں گے. وہ اس میں ہے کہ سننا چاہتے ہیں اسپیشلی غازہ کے بارے میں کہ یہ کیا موقف ہے. اس کی وجہ ہے پاکستان کے تعلقات سب مسلم ممالک کے ساتھ بہترین ہے، ایران بھی ہے، اور فلسطین کے لوگ تو پاکستان کو سپورٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے دو والا معاملہ نہیں کیا ہوا. ہندوستان نے تو اس حالات کے اندر بھی فلسطینیوں کو چھوڑ دیا اور اسرائیل کے ساتھ ہم نے یہ کام نہیں کیا. موقف اختیار کیا ہوا ہے اصولی فلسطین کے اوپر بھی اور کشمیر کے اوپر بھی. ہم نے اس پر سودہ بازی نہیں کی. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج جب صدر ٹرمپ سے ملیں گے، وہ جو انہوں نے آپ نے بات کہی ہے نا کہ کیا ان کا کیا موقف ہے. امریکہ کا ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو پریشر ہے اسرائیل پہ وہ نہیں ڈالا. وہ کیا ہے؟ آج ان کے ہتھیار بند کر دیں، پولیٹیکل سیاسی ان کی سپورٹ بند کر دیں. ابھی دیکھیں کیسے وہ لائن پر آتے ہیں. آئسولیٹ ہوئے میں، لیکن سب سے بڑی سپورٹ ان کو جوئش لابی جو امریکہ میں دیتی ہے. اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو اسلحہ کیسے بیچیں گے اپنا؟ جی اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو اسلحہ کیسے بیچیں گے اپنا؟ اسلحہ بیچ رہا ہے امریکہ ایک طرف. یہی سب وہ اپنی جگہ پر ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ جو ہے ڈیفنس انڈسٹری. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے اٹیک کر دیا. میں مان ہی نہیں سکتا. ان کو بتایا بغیر یہ کام ہی نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے. وہاں پر دونوں سیاسی پارٹیاں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ایک بات پر متفق ہیں کہ جی امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے. انہوں نے بڑا جی ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا کیانی صاحب، اب بات آ جاتی ہے کہ اب بات یہ بھی کر رہا ہے ٹرمپ، یہ بھی بات کر رہا ہے کہ جو اسلامک فورس ہے اسلامک ممالک کی، وہ غزہ میں آئے اور ہیلپ کرے ایویکویٹ کرنے میں اسرائیلی فوج کو. یہ اب کیا ایک ڈرامہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ غلطی نہ کریں کبھی بھی. اچھا یہاں پر آپ کو فورسز چاہیے، اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورسز، جس میں پاکستان، چین، بہت سارے ممالک ہیں جن کی ایکسپیرینس ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر کانفلکٹ ایریاز کے اندر. افریقہ میں زیادہ تر رہے ہیں کہ وہاں پر کانفلکٹ میں میں خود دیکھ چکا ہوں آئیوری کوسٹ میں، جب میں وہاں پر نائجیریا میں تھا. تو یہ ان کو بھیجیں جن کو یہاں پر پتہ ہے کہ صرف فوجیں نہیں رکھنی جی. آپ نے جو وہاں پر وارنگ فیکشنز ہیں ان کو دور کرنا ہے. ایسے حالات پیدا کرنے ہیں تاکہ امن کے ساتھ یہ چیزیں ایسا ایسا ٹھیک ہوں. آپ اٹھا کر کیا مسلمانوں کی فورسز کو بھیج دیں گے جن کی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے؟ یہ نہیں چلے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ اپنا ایک رول ادا کرے اور کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے غازہ کے اندر اقوام متحدہ کے رول کی آپ بات کر رہے ہیں. انزا صاحبہ، اقوام متحدہ کو تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بھی اپنی تعریفیں کی. انہوں نے کہا کہ میں ہوں جس نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، اور پھر ذکر کیا پاک انڈیا جنگ رکوانے کا بھی. فرانسیسی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے آپ کو امن کا نوبل انعام دیں گے، لیکن تب دیں گے جب آپ غزہ میں جنگ بندی کرائیں گے. آپ کو لگتا ہے غزہ میں جنگ بندی کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ کوئی بریک تھرو آنے والے دنوں میں، کوئی امکان اس کا؟ جی دیکھیں، غزہ والے معاملے میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کروانا تھا انڈیا پاکستان کے کیس میں، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جہاں ول تھی تو وہ ہو بھی گیا، سیز فائر بھی ہو گیا، 2 ایٹمی طاقتوں کے بیچ میں بھی ہو گیا. تو یہاں پہ یا تو ایک ایشو آف ول نظر آ رہا ہے، یا ہمیں آبویسلی وہ ان کے گریٹر انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جتنی دوسری ویسٹرن پاورز ہیں، جس طرح فرانس ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، جب انہوں نے تسلیم کرنا شروع کیا ہے فلسطین کو، تو آئی تھنک ایک بہت پریشر بھی پڑتا ہے ڈپلومیٹکلی یو ایس کے اوپر. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور یہ حماس کو ریوارڈ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پریشر
ऑलरेडी सिविल सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. टेल अवीव से लेके न्यूयॉर्क से लेके डीसी से लेके जेरूसलम तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं. और इसके साथ साथ अगर मैं मूव करूं टुवर्ड्स अभी जो रिसेंट ब्लॉक्स बनना शुरू हुए हैं, स्पेशली अगर हम ये गल्फ ब्लॉक की बात करें और पाकिस्तान का रोल उसमें बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है कि वाशिंगटन को भी ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अब एक रीजनल स्टेबलाइजर बन रहा है, और खासकर जो सऊदीया के साथ पैक्ट होने के बाद पाकिस्तान एक रेंटेड एलाय नहीं है या एक इंडिस्पेंसेबल पिवट नहीं है. अब डेफिनेटली एक इट इज वन ऑफ द पावर्स टू कम्पीट. अब वो डेफिनेटली जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया था कि सऊदी अरेबिया के साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है जिससे एक स्ट्रेंथन करता है लेवरेज. तो डेफिनेटली यूएस को ये रियलाइजेशन है. और अगर मैं इसी की तरफ निशानदेही करूं कि जो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो ट्रिपल नेक्सस है ना जी, ट्रम्प, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, वहां पे देखें एक पहली दफा एक और ये सिंबलिज्म भी देखें कि एक ड्यूल सिविल मिलिट्री प्रेजेंस होना टॉप क्लास के अंदर. तो ये ऑप्टिक्स जो है ना जी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सिग्नल देते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को पहली दफा एक यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर प्रेजेंट कर रहा है कि कोई सिविल मिलिट्री जब पहले आपसे बात हो रही थी तो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आप कुछ रेड लाइंस की भी बात कर रही थी. वो रेड लाइंस कौन सी हैं जिनके लिए हमें अलर्ट रहना होगा? जी, तो पाकिस्तान के लिए देखिए जो एक कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है ना जो ये पॉसिबली बन सकते हैं. सबसे पहली बात ये है कि देखिए इस सॉवरेनिटी के प्रेशर में आके हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ऑब्वियसली यूएस का जो इंटरेस्ट है बगराम बेस में, दे विल प्रोबेबली आस्क फॉर इंटेलिजेंस कंसेशंस, जिस तरह के फैसिलिटेशन हो अफगान कंटेनमेंट के अंदर या ओवरफ्लाइट और लॉजिस्टिक्स हो. तो इसके अंदर इस्लामाबाद ने बहुत केयरफुली ट्रीट करना है कि कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि डोमेस्टिक आपकी ऑटोनॉमी है उसको इवेट करे, क्योंकि इससे एक डोमेस्टिक बैकलैश आ सकता है फ्रॉम विद इन पाकिस्तान एज वेल. दूसरी चीज जो है ना जी, चाइना इक्वेशन. सो ऑब्वियसली हमने ये एज अ नेशन स्टेट इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान को पूरा हक है कि वो मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स करे. तो डेफिनेटली जहाँ चाइनीज एंगेजमेंट और सीपैक भी चल रहा है, वहाँ साथ साथ वाशिंगटन के साथ भी एक ठीक है. तो ये कुछ रेड लाइंस हैं जिनके लिए हमें अलर्ट भी रहना है. ब्रिगेडियर साहब, इस्लामिक अलायंस की बात आपसे करना चाहूँगी. इस्लामिक अलायंस कितना इम्पॉर्टेंट है? जैसे ट्रंप ने भी कहा कि मेरी बहुत सी मुलाकातें होनी है, लेकिन जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मेरी मुलाकात हुई है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है. क्या ये अलायंस अब बातों से ज़्यादा अमली तौर पे भी हमें नज़र आना चाहिए? कितना ज़रूरी है, स्पेशली उस वाक़े के बाद जब इसराइल ने कतर पे अटैक किया, उसके बाद सऊदी और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ. तो अब OIC की तरह ही ये अलायंस होना चाहिए या ये अलायंस ज़्यादा मजबूत होना चाहिए? अपने डिफेंड के लिए सबको मुत्तहिद होने की, एक होने की ज़रूरत है. आई थिंक वही जो पहले बात हुई थी कि पिछले 4 महीने में बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया है और उसमें 3 ममालिक पे हमला किया गया इसी रीजन के हैं. जो 2 गुंडे हैं नेतन्याहू और मोदी ने मिलकर, इसमें पाकिस्तान, ईरान और फिर कतर जो है. और मेरे ख्याल में अमेरिका ने रियलाइज किया कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी मिडिल ईस्ट में बड़ी बुरी तरह डेंट. देखिए अगर सऊदी अरेबिया जिसका इनसे ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा पुराना मुआहिदा है, उसके अलावा फिर पेट्रो डॉलर है, उसके अलावा बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है और नेट गारंटी थी. अगर वो इससे परेशान हुए हैं और अमेरिका की लेट्स से जो डिफेंस अम्ब्रेला थी उसको क्रेडिबल नहीं माना, तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात को भी डेंट करेंगे. दैट्स व्हाई आई थिंक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में एक थिंकिंग है कि ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, दे हैव गॉन बियॉन्ड, दे आर एक्चुअली जंपिंग आउट ऑफ देयर बूट्स, बहुत ज्यादा डैमेज किया है. और मेरे ख्याल में अमेरिका ये भी डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है कि गजा में अगर पीस को लीड करता है तो किसी हद तक अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और इंडिया के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी हमें गड़बड़ नज़र आ रही है. फिर इंडिया के हवाले से ये भी रूमर्स हैं कि इंडिया इस वक्त बड़ी तैयारी में मसरूफ़ है, कुछ कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि उससे तो एक आंख नहीं भारी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का किरदार उभर रहा है. ये देखें रिटोरिक ज्यादा है, वैसे तो एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन भारत के अंदर के हालात देख लें, सारी फॉल्ट लाइन उनकी जो है तो फटी पड़ी है. लद्दाख की हालत देख लें, उसमें जनजी बाहर निकली हुई है, मोदी को पॉलिटिकल प्रेशर भी है. फिर देखें जब हजीमत हुई इंडिया अमेरिका के साथ तो भाग के फिर SCO में ही गए थे.
वहाँ पे गिट्टे गोटे पकड़े शी के और प्रेसिडेंट पुतिन के। और एससीओ का देखें अपनी एक एसओपी भी है, अपने रूल्स हैं कि एससीओ कंट्री शुड नॉट बी फाइटिंग। तो वहाँ भी भारत को समझाया कि इंसान के बच्चे बनो। फिर भी आज तक सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट जो एक्सपैंड करेगा, ये इसमें जब जिक्र किया गया कि एक पे हमला दूसरे पे हमले के बराबर होगा, तो ये भारत में बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है कि कितना बड़ा शौक उनको लगा है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी भी, उसके बड़े कम चांसेस हैं, बट वी शुड बी रेडी। अच्छा, इस मुद्दे के हवाले से अमेरिका भी खामोश है और इंडिया भी बाकायदा तौर पे अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। इसी को हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। मैं शाहिद कयानी साहब और अंजा साकिब साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में जो दिफाई मुआहदा हुआ है कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में, ये क्या मायने रखता है और इसकी अहमियत क्या है। हमें नसीर वागा साहब ने भी ज्वाइन किया है। वागा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बताइएगा कि जदीद अमरीकी जंगी साजो सामान रखते हुए और अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है, कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए, और ईरान ने भी इसका खैर मकदम किया, क्या वो इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। और सर, ये जो मुआहदा हो रहा है, क्या पाकिस्तान के लिए कोई रेड लाइन, कोई ख़तरा है इसमें, या पाकिस्तान के लिए सब पॉजिटिव और अच्छा है? देखें, अभी तो और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे में आएंगे। अच्छा। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आप ये बात याद रखिएगा जी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खुद बुला कर मुआहदा किया है और शायद ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीख में ऐसे कम ही वाक़यात सामने आए हैं। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह दरअसल जो सारी दुनिया जानती है, जो कतर पे इसराइल ने हमला किया, उसने इस पूरे खित्ते का सिनेरियो चेंज कर दिया। अब बार बार लोग बातें कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ पाबंदियां लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर। भाई बात ये है कि इस खित्ते में पाकिस्तान के अलावा मुझे ये बताइए वो है कौन सा मुल्क अब आने वाले वक्त में जिस पे अमेरिका बैंक कर सकेगा या उसको अपना यहाँ मेन जो मुल्क है उसको कैसे बनाएगा। भाई भारत के साथ कौन है? कोई भी ना। आप देख लें भारत के इर्द गिर्द कौन मुल्क है उसके साथ? पाकिस्तान के साथ चाइना, पाकिस्तान के साथ अल्टीमेटली अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ ईरान, सारे ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान के साथ हैं। लिहाजा इसराइल ही है भारत के साथ, इसराइल एक रह गया, वो तो है ही दूर ना। मैं तो करीबी ममालिक की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमसायों की बड़ी अहमियत होती है। दूर से आके किसी की मदद करना, मुखालफत करना बड़ा मुश्किल होता है। अमेरिका कभी भी अपने मुफादात को देखे बगैर किसी से ना दोस्ती करता है, ना वो ऐसा सोच सकता है जी। हमें बहसियत मुसलमान ये समझ लेना चाहिए कि यहूदो निसार कभी भी मुसलमानों के दोस्त साबित नहीं हो सकते। हमें इस बात पे आंखें बंद करके, बल्कि कान बंद करके भी यकीन कर लेना चाहिए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि सऊदी अरब भी ये चाहता है और ये पूरा खित्ता, मैं आपको बता रहा हूँ, यूएई, बहरीन, कतर, ये जितने ममालिक हैं इस वक्त ये सारा सिक्योरिटी का इन्हसार पाकिस्तान पर कर रहे हैं। उनको पता है कि एक ही एटमी कुव्वत है। इसके अलावा हालिया जी जो जंग हुई है ना पाकिस्तान की और भारत की, इसने पाकिस्तान की मजबूती और स्ट्रेंथ को पूरी दुनिया में खड़ा करके रख दिया है। और सऊदी अरब ये चाहता है कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं कि उनके लिए बैंक करना या एतमाद करना अब अमेरिका पे नहीं रहा। उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान लोग हैं और इनका सऊदी अरब से दोहरा तेरा ताल्लुक है। एक तो हमारे दो इंतहाई मुकद्दस तरीन मुकामात, यानी हमारा खाना काबा, हमारे नबी पाक का रोज़ा वहाँ मौजूद है, और बहसियत मुसलमान जब पाकिस्तानी उसकी हिफाजत करेंगे तो उनका जोश और जज्बा कई दर्जे ज्यादा होगा। यही वजह है कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, ईरान का इस मुआहदे का खैर मकदम करना, और आपको लगता है कि ईरान की आमादगी है कि वो एग्रीमेंट में शामिल हो जाए? अगर हो जाएगा तो फिर क्या इनसिक्योरिटीज होंगी, अमेरिका को क्या खदशात होंगे? ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट है और उसकी रीजन ये भी है कि जब ईरान और इजराइल की लड़ाई, तो आई थिंक मुस्लिम ममालिक में पूरी दुनिया में आई थिंक सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान ने की है, मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली और कुछ और शोबों में। और ईरान को स्ट्रेंथन किया, उसकी बैक पे हम खड़े हो गए। और इट वाज सरप्राइजिंग फॉर इरानियंस आल्सो, देन दे रियलाइज कि असल दोस्त और असल दुश्मन में क्या फर्क है। तो एक तो वो है। उससे पहले भी रईसी साहब, शहीद रईसी साहब आए थे, आपको याद होगा, तो दे वांटेड अ rapprochement विद पाकिस्तान। बाकी चाइना ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, ईरान में rapprochement करा चुका है। दे हैव रियलाइज्ड कि इस लड़ाई का, शिज़म की लड़ाई का कोई फायदा नहीं है और उसमें नुकसान है। तो ये जो स्टेटमेंट आया था प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं ऑन द
from the Forum of United Nations. یہ بہت بڑی بات ہے اور میرے خیال ایک ریئلائزیشن ہے اور also slap on face of so many people جس کو ایک سیکٹیرین رنگ دے رہے تھے. میرے خیال میں it's a very mature on part of Iran اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی ان کے ساتھ ڈپلومیسی کتنی اسٹرانگ ہے, انڈر کرنٹ جو ہے مسلم برادرہڈ کے کتنے گہرے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چیزیں آگے جائیں گی. دس از آلسو ویری اسٹرانگ میسج ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ کہ اسلامک ورلڈ کے جو امپورٹنٹ ممالک ہیں وہ اکٹھے ہیں اور اسی میں ہماری بہتری ہے. باقی جو ہے پاک سعودی یہ جب معاہدہ جب ہوا تھا تو پھر یہ ریومرز بھی اڑی تھیں, ایک تو ابھی تک ٹرمپ کی طرف سے اس پہ خاموشی, اور پھر یہ بھی تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے کچھ نکات ابھی طے نہیں ہوئے ہیں, تو کچھ ریسٹرکشنز امریکہ کی طرف سے لگائی جا سکتی ہیں, کچھ اپنے خدشات شو کیے جا سکتے ہیں آج کی ملاقات میں اس معاہدے کو لے کر. یہ دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی جو شکیں ہوتی ہیں اس طرح کے معاہدوں کی ساری سامنے آئیں گی بھی نہیں, صاف ظاہر ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ, تو آئی تھنک دس از سم تھنگ لائک آرٹیکل 5 آف نیٹو, یہ ساری دنیا سمجھتی ہے. بھارت میں بھی اسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. باقی کس فارم میں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے تو کرائسس کے ٹائم پہ پتہ چلے گا. لیکن انشاءاللہ پاکستان دیکھیں پہلے بھی ریلیشن شپ رہا ہے, تبوک میں ہمارا بریگیڈ رہا ہے, ابھی بھی 1800 ہمارے ایڈوائزر جو ہیں ملٹری کے آفیسر جوان وہاں پہ تعینات ہیں اور یہ بیسیکلی نیڈ دونوں سائڈ پہ. اور اٹ واز آلسو نیڈ کہ جو گلف کی شیخ ڈمز ہیں ان کو یقین دلایا جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو اسرائیل کا ایک پلان ہے گریٹر اسرائیل کا اور ڈیسٹیبلائز کرنے کا وہ آگے کامیاب نہیں ہوگا, بیکاز اس میں ایک خطرہ بھی تھا خدا نہ خواستہ ٹارگیٹ کر, they could bring in regime changes and oil shakedom. ٹھیک واقع صاحب, جب اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے دو ممالک کے درمیان تو شیئر کی جاتی ہیں اپنی اسٹرینتھس. پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ شیئر کی اور سعودیہ کی طرف سے اپنی اسٹرینتھ شیئر کی گئی, تو بارگننگ ہوئی ایک طرح سے. آپ کو کیا لگتا ہے اس معاہدے کا کتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور سعودیہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے دونوں ممالک کو اس کا ایکول برابر فائدہ ہوگا. بات یہ ہے کہ ادھر اکانومی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, پاکستان کے پاس وہ جرت ہے, وہ ہمت ہے, جواں مردی ہے, اور ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, بہترین جہاز ہے, انہوں نے سارا کچھ خرید کے رکھا ہوا. دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے, آپ کے پاس بہت اچھا اسلحہ ہے لیکن آپ وہ چلا نہیں سکتے اس طرح. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی نااہل ہیں, ان کو کام نہیں آتا. یقینی طور پر آج بھی سعودی عرب کی جتنی مین سیکورٹی ہے وہاں کتنی پاکستانی افواج پہلے سے ڈپلائیڈ ہیں. اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے, جو ہمارے خیال میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صرف سعودی عرب نہیں اور بھی بہت سارے ممالک جو ہیں نا وہ سعودی عرب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایران بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. اسی چیز کا تو خوف پیدا ہوا ہے. اب جب یہ امریکہ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ٹرمپ صاحب نے پوچھا ہوگا ذرا مجھے وہ معاہدہ تو بتائیں نا, آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے. جب یہ معاہدہ ان کے سامنے رکھیں گے تو جناب میری نظر میں وزیر اعظم صاحب اور ہمارے چیف صاحب ان کو کہیں گے کہ حضور جو جناب نے ایک پالا ہوا ہے اسرائیل, جب اس کا دل چاہتا ہے کسی بھی ملک پر جب حملہ کر لیتا ہے تو اس چیز کا جو اب صورتحال پیدا ہونے کے بعد ہم کیوں نہ ایک پاور بلاک بنائیں اپنا. اور یہ وہ پاور بلاک بننے کا خوف ہے اس وقت امریکہ کو کہ اگر اسرائیل کے اس حملے کے بعد اگر چائنا, وہ وہی والا بلاک جس سے وہ بہت عرصے سے سالوں سے ڈر رہا ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ یہ والے ممالک مل گئے, ایک تو یہ بالکل ساتھ ہیں, پھر ایران بھی نہیں ڈرتا, پاکستان بھی بالکل نہیں ڈرتا. ان کو پتہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں بینگ اے پاکستانی کہ ہماری افواج میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس جرت اور اس جواں مردی اور شہادت کے اس جذبے سے جتنے یہ لوگ اس کا ہم نے عملی مظاہرہ بھی کر دیا ہے واقع صاحب. یقیناً مارکہ حق کی کامیابی اور آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بعد ہی پاکستان پوری دنیا میں ایک ایسی فوجی طاقت کے طور پر ابھرا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, خطے میں آپ کو لگتا ہے کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ اب بگڑنے والا ہے, وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا, ایران نے اسرائیل کو جس طرح سے اٹیک کیا کہ امریکہ کو میڈیٹر کا رول پلے کرنا پڑا. اگر یہ جو معاہدہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہوا ہے, اگر اس میں ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ اسرائیل جس کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, ایران اور پاکستان, وہ کتنا تھریٹنڈ ہوگا اس سے؟ اگر مئی اور جون کو دیکھیں جب پاکستان اسرائیل پہ حملہ کیا تو ہم تو پہلے ہی کمنٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکٹونک شفٹ آ چکا ہے. تو دنیا نے دیکھ لیا ان کی ملٹری کریڈیبلٹی تھی اسرائیل کی اور بھارت کی,
वो ना सिर्फ डेंट हुई बल्कि एक्सपोज होगी, और इसी वजह से आई थिंक ये मेजर शिफ्ट्स आई हैं, और इसी आई वुड से मार के हाथ की बरकत है और जहाज जो हमने किया भारत के खिलाफ, और चीजें डेफिनेटली बहुत आगे जानी है। अभी देखें, ये तो अभी स्टार्ट है, अभी गल्फ रीजन आता है, इसमें ईरान ने जिस तरह पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है वेरी मीनिंगफुल, और हो सकता है कल ओआईसी के लेवल पे फिर एक ऐसी टास्क फोर्स और उस पर बातचीत ऑलरेडी है कि आपको रैपिड रिएक्शन फोर्स होनी चाहिए जो हर तरह के जो चैलेंजेस हैं। आई वाज इन वन ऑफ द प्रोग्राम, थोड़ा सा लूंगा सऊदी चैनल पे, सऊदी ब्रिगेडियर ने बात की कि वी आर लुकिंग एट हाई टेक वेपन सिस्टम एंड एक्सपर्टीज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, सो दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग। हम देख रहे हैं अलग फजल से जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, और बाकी देखें एक तसल्ली होती है, आज सऊदी अलग फजल से आराम से सोच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत का टास्क मिला है, जो मेरा सबसे बड़ी आई थिंक हमारी डिजायर भी है और पाकिस्तानी अवाम की एक ख्वाहिश भी है। तो इंशाल्लाह ताला चीजें जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गजा में जो हमारे मुसलमान बहन भाई और हमारे बच्चे इस वक्त बर्बरियत का शिकार हैं, और जो जुल्म जो बर्बरियत उन पे चल रही है, और हम अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम उसको देख रहे हैं, हम विटनेस हैं उन सब चीज़ों का, क्या तमाम मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें दीगर इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, क्या हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? ये देखिए, इसमें डिफरेंट डोमेन है। मैं तो खुद पर्सनली अगर देखा है पिछले 1.5 साल से इन डिटेल है, एक बहुत बड़ा फिगर है कि 6 हिरोशिमा एटम बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस फेंका जा चुका है गाजा की स्टेप पे, स्टाफ कर रहे हैं, जेनोसाइड हो रही है, टोटेलर्स को ब्लॉक किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इसमें एक तो डिप्लोमेटिकली बहुत कुछ किया जा सकता है, कट ऑफ कर रहे हैं रिलेशनशिप, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है इजराइल का, एंड देन मिलिट्री एक्शन। मैं तो यहाँ तक जाऊंगा कि यानी अगर इस्लामिक अलायंस दुनिया में उभर रहा है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन हम तब ज़्यादा खुश होंगे जब ये तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर गजा के मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों के लिए कुछ कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।